हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 इकोनॉमिक क्वेश्चंस ला चुका हूं, ठीक है, जो कि न्यू एसएससी बेस्ड पीवाईक्यूज में पूछा जा रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो कि सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, ये सब में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ 300-400 क्वेश्चंस थे, उनको मैं रिफाइन करके कुछ 100 या 120 के आसपास ये क्वेश्चंस पूरे आप लोग को देखने मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े सीपीयू और सीजीएल के भी क्वेश्चन ऐड ऑन किए। और मैं आप लोग को बता दूँ, मतलब जो क्वेश्चन सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस दोनों में है, और अगर वो इजी है तो उनको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, अगर वो टफ है तो उसको सिर्फ एक बार इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ठीक है, आई एम होपिंग कि आप लोग ये वीडियो इसलिए देख लोगे क्योंकि आपका एसएससी एमटीएस 2026 का एग्जाम होगा। इवन एसएस जीडी वालों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एमटीएस वालों के लिए। तो एमटीएस वालों, जैसे कि इसमें मैंने बेसिक्स इकोनॉमिक्स नहीं लिए, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप लोग को पता है कि 100 क्वेश्चंस में मैं कितना ही ऐड कर पाऊंगा, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में मेरा मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन थे, ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया गया है। ठीक है, उसके बाद 1991 में एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया, या तो अब आपसे मैं पूछ लूँ जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2-3 बार दिल्ली पुलिस में आ गए, तो मैं इसको एज ए बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन और इजी कैटेगरी में डाल के इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे इस पीडीएफ में, आप लोग को कुछ न्यू क्वेश्चंस जो पहले 2024 के पीवाईक्यूज में नहीं पूछे जाते थे, ठीक है, वो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थोड़े अगर हार्ड क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और कुछ स्टेटमेंट और थियरी टाइप, लॉ टाइप क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो सब इंक्लूड किया है मैंने। इसमें थोड़े पीवाईक्यूज भी ऐड किए हैं क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली देखते भी हैं, बट वो बहुत बार लोगों से गलती हो जाते हैं, तो कुछ उसके भी एक मतलब मान लो कि ये एक न्यू प्रकार का ये भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। तो आप अगर ये पूरा वीडियो मेरा देख लोगे तो मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोग को बोल दूं कि हैवी इंडस्ट्रीज से कौन सा 5 ईयर प्लान रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा। ठीक है, इसको एज अ बेसिक इकोनॉमिक्स में मैं डाल के रखा हूँ। इसके बाद जो भी हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये वाला वीडियो, कि इस वीडियो को देखने से आपके अगर कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, अगर नया क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर आपके एमटीएस या कोई भी जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें अगर वो डालेगा तो आप पक्का यहाँ से फंसा लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, वीडियो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको कुछ नया देखने मिलेगा, ये एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे क्वेश्चनिंग का मत ध्यान देना। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया जो कि क्वेश्चन है वो कुछ 100 to 120 क्वेश्चन है, आई थिंक 120 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि क्वेश्चनिंग मत देना क्योंकि क्वेश्चन इसमें मैं पीडीएफ से निकाला हूँ, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबरिंग इसका वो हो गया, और फिर मुझे वापस 1 2 3 लिखने में बहुत टाइम जाता है, तो मैंने उसको अवॉइड किया। ठीक है, उससे हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो लीव इट असाइड दैट। हाँ, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, एक लॉ के बारे में पूछा, थियरी के बारे में, कि किसने इंट्रोड्यूस किया फ्रैक्चुअल थियरी ऑफ मार्केट्स। तो फ्रैक्चुअल थियरी ऑफ मार्केट्स जो कि अप्लाइंग मैथमेटिकल फ्रैक्चुअल ज्योमेट्री टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट बिहेवियर एंड चैलेंज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स। तो ओवरऑल मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि आपको याद रखना है कि ये जो फ्रैक्टल थियरी ऑफ मार्केट्स है, ठीक है, फ्रैक्टल थियरी ऑफ मार्केट्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज और चैलेंज करता है, उसका मॉडल किसने लाया था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बेनोइट मेंडल ब्रोड। ठीक है, बेनोइट मेंडल ब्रोड। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ देखना भी रहा है तो मैथमेटिशियन, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट मैं एज अ एक्सप्लेनेशन पार्ट में इसको थोड़ा ऐड करके रखा हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो। देखो जो कि चैलेंजेस होते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के, ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि फाइनेंशियल मार्केट आर अनस्टेबल एंड टर्बुलेंट मच लाइक नेचुरल फ्रैक्टल्स कोस्टलाइन क्लाउड्स। ये इसलिए बताता है कि जो मार्केट्स होता है ना, जैसे क्लाउड्स होते हैं, जैसे आपका सीजन होते हैं, मान लो कैसे वो टर्बुलेंट होते हैं, कभी भी कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या क्लाउड का फटना, क्लाउड बस्ट, तो वैसे ही टर्बुलेंट टाइप के, ठीक है, जैसे नाव होती है यहाँ वहाँ टर्बुलेंट करते रहती है, तो उसी हिसाब से मार्केट भी होता है। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया वो दे रहे थे, आप लोग को भी पता होगा कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कब एकदम नीचे चले गया, यू विल गेट टू नो, यू विल नॉट नो दैट। तो आपको बस ध्यान देखना है कि फ्रैक्चुअल मार्केट जो हाइपोथेसिस है उसके लिए बेनोइट मेंडल ब्रोट ने इन्होंने ये मॉडल दिया था। ठीक है, बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। ठीक है, अगला सर्वोत्तम विकल्प जो छूट गया उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पॉलिसी दैट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूस टैक्सेस इज कॉल्ड व्हाट।
कौन सी पॉलिसी में जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और टैक्सेस गिरता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिल सकता है आपके एसएससी एमटीएस 2026 के एग्जाम में, इवन जीडी के एग्जाम में। ठीक है, एमटीएस 2026 में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन होते थे सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस के, ठीक है, इवन सीपीओ और सीजीएल में भी। तो ये सब क्वेश्चंस कैसे सेम टू सेम एक दूसरे से सेकंड कॉपी होते हैं। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो वहाँ आप लोग देख सकते हो मैं कैसे आप लोग को क्वेश्चन भेजता हूँ और बताता हूँ कि कैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम इवन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, इवन सीएचएसएल का कोई बेसिक क्वेश्चन कैसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से मैंने रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें लेके रखे हैं आप लोगों के लिए। अब आपको पता होगा मार्जिनल यूटिलिटी मेजर क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी मेजर क्या कहता है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, ये डायरेक्ट, और यही डायरेक्ट आपको क्या है, ये डायरेक्ट मैंने ये सब नहीं बनाया, ये सब जो ऑप्शन है, ये जो आंसर ये डायरेक्ट एसएससी के पीवाईक्यू से ही आए हैं पूरे। ठीक है, और ये पूरा 100% पीवाईक्यू है, बस यही है कि ये 100% न्यू एसएससी बेस्ड पीवाईक्यू है जो कि 2025 में एग्जाम हुआ था। बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से अ पर्सन इज क्लासिफाइड एज अ मेन वर्कर। तो मेन वर्कर कब एक पर्सन को कहा जा सकता है, जब वो 183 डेज से ज़्यादा काम किया हो। ठीक है, 183 डेज या उससे ज़्यादा जब काम अगर कोई आदमी करता है तो उसको मेन वर्कर कहते हैं। ठीक है, अब मेन वर्कर कहते हैं। अब मार्जिनल वर्कर अगर आप पूछोगे तो मार्जिनल वर्कर भी आ सकता है एग्जाम में, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखो डाल के रखा है। तो मार्जिनल वर्कर वो होते हैं जो 183 दिन से कम काम किए हों। ठीक है, अगर वो कुछ दिन के लिए भी काम किए तो मार्जिनल वर्कर में आ जाता है। और नॉन वर्कर क्या, जो कि कभी काम नहीं करते, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, होम मेकर्स हो गए, पेंशनर्स हो गए, वो काम नहीं करते, फिर इसलिए वो नॉन वर्कर के कैटेगरी में आते हैं। हाँ, इवन अब आगे चल के एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन वर्कर किसे कहा जा सकता है, और वहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे देगा आपका, जिसमें एक या तो स्टूडेंट हो, या तो होम मेकर्स हो, या तो पेंशनर हो। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि पेंशनर काम किया है तो शायद इसको नॉन वर्कर में ना डाले, बट एट प्रेजेंट वो कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको नॉन वर्कर में डाला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो ईपीएस 95 था, उसका स्टैंडर्ड एज फॉर रिसीविंग मेंबर पेंशन अप और सुपर एनुएशन। ठीक है, सीएचएसएल, डीपी, दिल्ली पुलिस 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो रिसीविंग पेंशन मेंबर का एज है वो आपका 58 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, सुपर एनुएशन एज कितना है, 58 ईयर्स है। ठीक है, अर्ली पेंशन अवेलेबल फ्रॉम 50 विथ अ रिडक्शन फैक्टर 4% लेस एवरी ईयर शॉर्ट ऑफ 58। ओके, और सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मंथली पेंशन। ओके, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो कितना क्लेरिफाइड करके रखा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि कितने बार अगर क्वेश्चन इससे भी बना तो आप लोग को, आपकी ये जिम्मेदारी कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहो, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से बने एक्सप्लेनेशन पार्ट से तो भी आप उसको फंसा लो। Which term is used to describe the government's policy of using taxation and public spending to influence the economy? तो कौन सा पॉलिसी यूज़ करती है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है। अगर बैंक की बात किया जाए तो बैंक मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। ठीक है, अगर आरबीआई की बात किया जाए वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है ताकि वो मैनेज कर सके अपनी इंटरेस्ट रेट, एसएलआर, सीआरआर, एवरीथिंग। ठीक है, बेसिक्स मतलब ये भी, हाँ, अगर सीआरआर और एसएलआर का क्वेश्चन था उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके एवरीवन, क्योंकि क्वेश्चंस कितने सारे थे कि लिक्विड जो एसेट्स होते हैं उनको रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो एसएलआर होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ऐसे भी। ओके एवरीवन, बाकी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए थोड़े से, अब एंड आई होप कि वो भी बेसिक्स में ही है और आपको पता होगा, बट मैंने उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर लेके रखे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी डज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर। तो जीडीपी कौन सा स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर करती है, तो मेजर करती है द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ कंट्री में अपने हो रहा है उन्हीं को करती है वो। और अगर जीएनपी अगर जब आप ले लेते हो तो आप बाहर देश का कितना पैसा आ रहा है उसको भी तब वहाँ पर आप इंक्लूड करने लगते हो। ठीक है, वो जीएनपी हो जाता है। और जीडीपी में सिर्फ वही फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज यूज द करेंसी कॉल्ड रियल। ठीक है, रियल या रियाल, ये कौन सी करेंसी यूज़ करती है, तो ये आपकी ब्राज़ील है। ठीक है, यहाँ पर इनकी करेंसी यूज़ करती है और ये आपकी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको डाल दिया। आपको भी इसके करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का, देखो साउथ कोरिया का वोन होता है, चाइना का येन होता है, जापान का भी योन समथिंग होता है। उसके बाद रसिया का देख लेना, साउथ अफ्रीका का देख लेना, और उसके बाद
बस इतना। देखो श्रीलंका का रुपया होता है, ठीक है, नेपाल का भी देख लेना एक बार, भूटान का देख लेना, बांग्लादेश का भी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखो रसिया का रबल याद रख लेना, ठीक है, चाइना का युआन होता है और जापान का येन होता है फिर, और साउथ अफ्रीका का रैंड होता है। देखो रैंड भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक न्यू PYQ क्वेश्चन में है, तो ये आपको इसका भी पता होना चाहिए आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, बस आप लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देखोगे ना, तो आपको 100 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चंस का पूरा मिल जाएगा। और मैं पोटेंशियल आपको क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। बिकॉज मैं इतना पेपर एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे सामने ही, मतलब मैं देख रहा हूँ कि CHSL में जितने क्वेश्चन आए वही दिल्ली पुलिस में रिपीट हुआ है। मतलब इतने शिफ्ट है। अगर किसी ने CHSL इकोनॉमिक्स उठाकर जितने भी 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपके दिल्ली पुलिस में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो नहीं फंसते, ठीक है। ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चन फंस जाते आपके वहाँ से। यहाँ पर पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इंडिकेट व्हाट, तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है, लो लो लो, देखो ये की पॉइंट है इधर। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये 2-3 बार दिल्ली पुलिस में आ चुका था और एक बार CHSL में आ चुका है, इसको मैंने एक बार इंक्लूड किया है, आपको थोड़ा ऐसे पॉइंटर्स में बता दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर याद रखना है जो कि क्वेश्चन आता है कि HDI के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप लोग को बता दूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, लिटरेसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये तीनों हो गया। और लो स्कोर में क्या आता है, इंडिकेट्स पुअर परफॉर्मेंस इन दिस एरिया, एग्जाम्पल शॉर्टर लाइफ स्पेन, लो लिटरेसी और पॉवर्टी। ओके, बात करेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिजिकल पॉलिसी। हमने ऊपर ही देखा था को फिजिकल पॉलिसी करने के लिए गवर्नमेंट होती, तो गवर्नमेंट के भी अंदर कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करेगी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन मतलब वही आंदोलन की बात कर रहा है, कौन सा, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ आंदोलन कब दिया गया था, ये आपका 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। 5th 5 ईयर प्लान आपका 1974 से 78 में चला था, ठीक है। और यहाँ पर स्लोगन गरीबी हटाओ दिया गया था। ओके एवरीवन, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग को पता होगा द प्लेन वॉज टर्मिनेटेड ईयरली इन 1978 बाय जनता पार्टी। फिर 1978 के बाद 2 साल के लिए क्या आता है, रोलिंग प्लान आता है, जो कि जनता पार्टी लेके आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से याद रखना। अब आपको प्लेन हॉलीडे पता होगा जो कि 1966 से 1969 चला था, क्या एवरीवन। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि क्यों फेल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का वॉर हो गया था, ड्रॉट भी आ गया था। ओके, बात करेंगे कि कौन सी कमेटी है वो रिकमेंड करती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आफ्टर 1991। तो कौन सी कमेटी थी जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की थी 1991 के बाद, नरसिम्हन कमेटी थी। इन्होंने ब्लू प्रिंट दिया था फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स लोअरिंग। इन्होंने कहा था कि SLR और CRR के जो रेट है उनको कम कर दो और प्राइवेट बैंक को अलाउ करो कि वो आके पार्टिसिपेट करें यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद नरसिम्हन कमेटी 1998 की भी आई थी, सेकेंड वाली, जिसमें वो बैंकिंग स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग ऑफ NPA नॉर्म्स करते हैं। और NPA नॉर्म्स में क्या आ जाता है आपका, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये फुल फॉर्म्स याद रखो क्योंकि ये फुल फॉर्म्स के भी क्वेश्चन आ रहे थे। मैं आप लोग को बता दूं कि GDP, GNP, NPA, ठीक है, उसके बाद PSU, ये सब के फुल फॉर्म आ गए थे। इवन इतने इजी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, टीचिंग कौन से सेक्टर में आती है। तो आप लोग इतने बेसिक क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, ठीक है, आई होप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके पहले मैं बता दूं A राजा रंजन के बारे में, नहीं ठीक है, बाद में उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो व्हाट इकोनॉमिक इंडिकेटर डज गिनी कोएफिशिएंट प्राइमरी मेजर। तो गिनी कोएफिशिएंट एक इंडिकेटर क्या मेजर करता है, तो ये आपका मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट डिराइव फ्रॉम लॉरेंस कर्व। तो अगर लॉरेंस कर्व पूछा जाए तो क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट हो जाता है। ओके, और इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी दिखाते हैं। इट मेजर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जैसे अंबानी को देख लो और हम लोग को देख लो, तो ऐसे गैप बने हुए हैं, ठीक है, उसी को बताता है वो कि कैसे इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू बताता है। और इसको लॉरेंस करके द्वारा ड्रॉ भी करते हैं, इसका मैप भी शायद नीचे मैंने ग्राफ बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड अमॉन्ग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से की वेरिएबल्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ कर देख सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को नहीं लिया जाता, बट कौन कौन से इंडिकेटर जो लिए जाते हैं, तो आपका हो गया GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट,
हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जीनियोरिसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये 6 वेरिएबल्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लिए जाते हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको एक बार ले लिया। वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो कौन से ईयर में ये किया गया था? 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था एग्जिम बैंक को, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू किया गया था। और इसका पर्पज़ क्या था कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, ठीक है, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है। और आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि नाबार्ड भी 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था इसी के साथ। अब चाहिए तो आप लोग मुझसे कोई स्मार्ट बंदा होगा, क्योंकि बस सब टॉपर ही होंगे मुझे पता है, तो इसमें से मुझे बता दो कि नाबार्ड ये जो इस्टेब्लिश हुआ है वो किस कमेटी के थ्रू आया है, ठीक है। तो मुझे कमेटी का नाम कमेंट कर दो। ओके, व्हाट इज द टर्म ऑफ द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोस मनीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। देखो, अब आरबीआई अगर पैसा लेगी तो रिवर्स रेपो रेट होगा, लेकिन अगर कोई बैंक आरबीआई से लेता है तो रेपो रेट होगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट है, मतलब जब अगर बैंक लेती है, अगर जब बैंक आरबीआई से लेती है तो वहाँ पर रेपो रेट वाला इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जब आरबीआई लेती है तो वहाँ पर रिवर्स रेपो रेट लगता है। बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने बता दिया जैसे कि दोनों मतलब। इसके बाद देखो, ये हमेशा रिलेशनशिप याद रखना कि जो रिवर्स रेपो होता है यूजुअली लोअर देन रेपो रेट होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द राजा चेलिया कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन विच स्पेसिफिक सेक्टर। तो राजा चेलिया कमेटी किस रिफॉर्म के लिए आया था? टैक्स स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स के लिए आया था। आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट है। तो राजा जी को टैक्स भरने की बहुत आदत है, इसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। चेलिया और चालान करके भी याद रख सकते हो, चेलिया मतलब चालान, चालान मतलब टैक्स, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट करके रखो। राजा चेलिया कमेटी, ईयर याद रखना 1991 के टाइम में आया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन सेटअप इन 1996 अंडर जीवी रामाकृष्णा वाज टास्क्ड विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन व्हाट। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जीवी रामाकृष्णन के द्वारा आई थी, तो ये बात कर रही थी कि प्राइवेटाइजेशन और सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन करो, पीएसयू के थोड़े शेयर्स बेचो ताकि मनी आए थोड़ा गवर्नमेंट के पास, इसके लिए ये हुआ था, ठीक है, ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, इसके साथ अगर पूछ लिया डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब आया था, तो 1996 में आया था। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन किसके लिए किस कमेटी की उस कमेटी को चेयर किसने किया था? तो जीवी रामाकृष्णन। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा यहाँ से पॉइंट, ठीक है, जीवी रामाकृष्णन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 7 पिलर्स यूज बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टू इवेल्युएट नेशनल इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर सीधा सीधा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आपको इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर तो आंसर इसका है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इससे पता चलता है अगर ग्लोबल इनोवेशन की बात हो रहा है तो वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी रोल वैसे प्ले नहीं करती, बट यहाँ पर आप लोग देख लो पिलर्स इसके। उससे इंपॉर्टेंट आप ये भी याद रखो कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है बाय WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। और इसमें जो 7 पिलर्स हैं उसमें एक है इंस्टीट्यूशंस, फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट्स और क्रिएटिव आउटपुट्स। तो ये सारे 7 पिलर्स इसमें है, ठीक है। आप लोग देखोगे तो इस पिलर्स को आपको सारे याद नहीं करने, बस आप ये देख लो कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके अराउंड में। देखो, जैसे इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केट एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी क्या काम करता है, तो इसलिए वहाँ पर ये ऑड ऑन आउट करके इसको मार्क करना है आपको, अगर पेपर में अब आया तो। प्लेन हॉलीडे मैंने ऊपर ही बता दिया, जो कि 1966 to 69 हुआ था, ठीक है। इन इंडियाज प्लानिंग हिस्ट्री, इसका मतलब क्या था, तो एक्चुअली इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसमें ऑप्शंस थोड़े अच्छे थे। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, अ पीरियड व्हेन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट ऑन वेकेशन, ठीक है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अ पीरियड व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड, तो ये कोई मार्क कर सकता है इसको भी, बट ये नहीं है। फिर अ नेशनल हॉलीडे टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ प्लानिंग, तो ये भी नहीं। ओके, तो इसमें आंसर क्या है? अ पीरियड ऑफ 3 एनुअल प्लान इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान। ओके, देखा जाए तो इसका आंसर ये भी नहीं देना चाहिए था एसएससी को। एक्चुअली ये 3 ईयर एनुअल प्लान भी नहीं था, ये बस एक था कि इस टाइम कोई 3 साल तक कोई प्लान ही नहीं आया था, ठीक है, इसलिए इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं। बट ये 3 साल का था, इसलिए इसको 3 एनुअल प्लान्स भी कहते हैं। अब देखो, फेलियर ऑफ थर्ड प्लान क्यों हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में।
बाकी व्हाट डज द टर्म फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू, तो जितने टाइप के अब इन अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो आपके पता नहीं चाहिए, और मुझे जितना लगा मैंने उसको इतना क्वेश्चन उसके डाल दिए। तो जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल मतलब आप लोग को पता होगा जो मतलब फ्रैक्श मतलब जैसे पता नहीं रहता, जैसे अब यहाँ पर टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट एज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जैसे ही मान लो फ्रिक्शनल कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ और मैं कहीं और जॉब स्विच मार रहा हूँ, तो उसके टाइम के बीच में ये जब तक मुझे जॉब नहीं मिला रहेगा तो इसी को मैं क्या कहूँगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहूँगा। ओके, अब आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पता होगा जो कि ज़्यादा करके आपको एग्रीकल्चर में देखने मिलता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, अगर ऑप्शन एग्जाम में ये अगर ऑप्शन ऐसा भी रहे तो आपको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट ही मार्क करना है यहाँ पर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इकोनॉमिक फिनोमिना डिड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ओरिजिनली डिस्क्राइब, तो हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये आपका इंडिया स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है जो कि अराउंड 3 से 4% था। ठीक है, इसको ये डिस्क्राइब करता है। ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है इसको कॉइन किसने किया था, तो इसको इकोनॉमिक्स बाय राज कृष्णा इन 1978, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है आपको यहाँ से ये। और उसके बाद इट रिफर टू लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अप्रोक्स 3.5%, 1950 से 1980 में इतना लो हिंदू का रेट हुआ था, इसलिए इसको लो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। और इसके बाद पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स इंडिया ब्रोक दिस बैरियर, और 1991 के बाद इस बैरियर टूट भी गया था। व्हाट डज द टर्म डीवैल्यूएशन मीन इन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद कितने 1992 के टाइम शायद उसने अपने करेंसी को, इंडियन गवर्नमेंट ने उसने डी वैल्यू कर दिया था, मतलब हम लोग यूएस के अगेंस्ट या तो डॉलर्स के अगेंस्ट अपने वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। डी वैल्यू करना मतलब उसके अगेंस्ट इंक्रीज करना, अगर मान लो $1 60 था तो हम लोग 70 कर दे रहे हैं। यहाँ पर रुपीज़ की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है डॉलर के हिसाब से, लेकिन हमारा देखा जाए तो डीवैल्यूएशन हो रहा है एक तरफ से। ठीक है, ये टर्म आपको समझ के रखना है। बात करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये हिस्ट्री देख लो, इंडिया डीवैल्यूड द रुपी सिग्निफिकेंटली इन 1966 एंड 1991 टू बूस्ट एक्सपोर्ट, 1966 में किया था और एक बार 1991 में। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू रेगुलर सीजनल चेंज इन अ ईयर इज कॉल्ड, तो सीजनल की वजह से हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने बताया था आपको ऊपर। अब यहाँ पर आपको देखना है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको एग्रीकल्चर में देखने मिलते हैं, जहाँ पर मान लो 4 लोग की जरूरत है लेकिन वहाँ 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी सेटअप हुआ था 1952 में, तो आप लोग ये ईयर याद रखना कि एनडीसी 1952 में स्टार्ट हुआ था और ये प्लानिंग कमीशन के ही जैसा है, तो ये आपको याद रखना है इसके साथ। तो किसका इसका पर्पज़ क्या था, तो इसका पर्पज़ था टू अप्रूव द 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका ये पर्पज़ था एक। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें मुझे याद आई, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो पहली चीज़ तो आप लोग को 1950 से लेके 1991 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें कुछ भी फॉरेन एड, फॉरेन का हेल्प, या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे फॉरेन में फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, या तो हम थोड़ा इंटरनेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा अपना लेन देन बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो उसको आपको हमेशा मार्क रॉन्ग करना है। क्योंकि हमारा 1952 1991 के बीच में जो भी था हमारा वो इम्पोर्ट पे ही पूरा ध्यान था, इम्पोर्ट भी नहीं, हमारा डोमेस्टिक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन किसके लिए था, डोमेस्टिक पे पूरा ध्यान था कि जो होगा डोमेस्टिक में होगा, खाना पीना यही सब करना। तो ये आपको एक माइंडसेट याद रखना है जिसकी वजह से आपके कुछ बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस फंसेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 83, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस तो व्हाट हैपन्स टू द क्वांटिटी डिमांड, तो आप लोग को पता होगा जब किसी कई सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, गिफ्ट एंड गुड मतलब जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वेयर हायर प्राइसेस इज इक्वल टू हायर डिमांड होते हैं। ठीक है, जितना उसके दाम गिरती है उसका उसका डिमांड भी उतना बढ़ने लगता है, और वेवलन गुड्स में भी इसके एक्सपेंशन होते हैं। तो ये जो 2 एक्सेप्शंस हैं इसको आपको याद रखना है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। बात करेंगे द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में ये पास हुआ था, तो आपका 1973 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट आया था। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी की बात कर रहा है, वाज इनिशियली सेटअप एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988, क्योंकि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में था, फिर इसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का मिल जाता है। ठीक है,
ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। ओके, तभी उसके पास सारे रोल आ जाते हैं कि वो इनसाइडर ये सब चीज़ों को रोक लगा सके। और सेबी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने मिल जाएगा। द कार्वे कमेटी की बात कर रहा है। द कार्वे कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन 1955 किससे एसोसिएटेड था? तो ये आपका एसोसिएटेड था हैवी इंडस्ट्री से। अब देखो आप यहाँ पर ऑप्शन देखो 1955 के टाइम क्या था, वहाँ पर आप लोग देखोगे सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज पे ही चल रहा था, जो भी था इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही कुछ इसका ऑप्शन बनेगा। कार्वे कमेटी जिसको नॉन एज विलेज, जिसको विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कमेटी भी कहते हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप कि ये सब आपको पता होगा कि सेकेंड महालनोबिस एंड एवरीथिंग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO? तो ये गेट था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेट जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि साइन हुआ था 1957 में और इसका इफेक्ट 1948 में था। मतलब गेट का ये बताया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो WTO का भी याद रखो, WTO इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करेंगे GDP एट करेंट प्राइसेस इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो ये आप लोग का ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का। तो ये करंट ईयर के प्राइसेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है GDP को, ठीक है। बेस ईयर माना नहीं जाता है, जो करंट है उसी को मानकर ये लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें नॉमिनल GDP और रियल GDP क्या होता है? नॉमिनल GDP जो कि करेंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और जो रियल GDP होता है उसको एज अ बेस ईयर कर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि इस समय बेस ईयर हमारा 2011-12 को लेके करते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है GDP डिफ्लेटर, जो कि एक PYQ भी और बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। तो GDP डिफ्लेटर रेशियो ऑफ नॉर्मल GDP टू रियल GDP होता है, ठीक है। नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। बात करेंगे लेसे फेयर इकोनॉमिक थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? लेसे फेयर इकोनॉमिक थियरी में क्या कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो मिनिमम इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक्स अफेयर होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का। लेट डू लीव अलोन भी इसको कभी कभी कहा जाता है। तो और जो कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड का, ऑफ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट्स द इकोनॉमी नॉट द गवर्नमेंट। ये इनविजिबल हैंड का कहना है कि जो मार्केट फोर्सेस होते उनको डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेगुलेट होती है, ना कि गवर्नमेंट के हाथ लगाने से। ये क्वेश्चन पता है आप लोग को, CHSL और दिल्ली पुलिस हर जगह आ चुका है। तो आप लोग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेट भी पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब क्या होता है? तो ये होता है एन एरिया विथ टैक्स बेनिफिट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फॉरेन वाले आके यहाँ पर सेटअप करे और यहाँ पर ट्रेड वेड हो सके, इसके लिए ये SEG लाया था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ये 2005 में आया था और ये इफेक्टिव हुआ था 2006 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्ट भी और इफेक्ट भी, बिकॉज क्वेश्चन आ चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो 4 मेन फैक्टर क्या है प्रोडक्शन के? तो ये आपका है पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बात करेंगे नरसिम्हन कमेटी के ऊपर। एक क्वेश्चन था कि जो नरसिम्हन कमेटी की कमेटी है, जिसका एक बार 1991 और 1998 में आया था, ऊपर हमने देखा इसको, वह सेटअप टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन विच सेक्टर? तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए था, ठीक है। इसको चाहिए तो इंक्लूड नहीं करता तो भी चलता, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इसको ऊपर कवर कर चुके हैं। सेम ईयर द बॉम्बे प्लान, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। तो द बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड इन 1944 वाज अ डेवलपमेंट प्लान क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? अ ग्रुप ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें टाटा, बिरला ये लोग भी इन्वॉल्व थे। तो देखो, ऑथर बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इंक्लूडिंग JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ये लोग मिलकर बॉम्बे प्लान 1944 लेके आए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बॉम्बे प्लान। ये सब लिखने से कैसा आपको माइंड में भी रिकॉल रहेगा और आपको याद भी रहेगा, बॉम्बे प्लान 1944। बात करेंगे इन विच ईयर वाज द एयर इंडिया नेशनलाइज? तो कौन से ईयर में एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। पहले वो प्राइवेट था, फिर उसको नेशनलाइज किया गया था, ये 1953 के टाइम हुआ था। फिर उसको वापस आपको पता होगा भी प्राइवेटाइज हो गया, क्योंकि ये अब टाटा के हाथ में है। एयर कॉरपोरेशन एक 1953 आया था, उसके तहत ही एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट CRA अंडर ब्रिक्स डिजाइन फॉर? तो ये देखो आप लोग को CGL मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक आंसर की तो नहीं आई, पर आप लोग देख लेना, बिकॉज मैंने खुद इसको एग्जाम दिया है। तो ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट CGL मेंस में आया था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं था, बस CGL मेंस में ये पूछा था कि
जो ब्रिक्स कंट्री है वो अब लिक्विडिटी को ऑफर करने के लिए सपोर्ट ड्यूरिंग पेमेंट क्राइसिस के लिए कौन सा क्या लेके आई थी? तो उसमें एक ऑप्शन था CRA का, जो कि कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट दिया था, जो कि उसका वहाँ पर आंसर भी था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर भी है। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये क्या करता है? ये ऑफर करता है लिक्विडिटी सपोर्ट पेमेंट क्राइसिस के टाइम पर। अब यहाँ पर NDB वर्सेस CRA देख लो। NDB फाइनेंसिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर एज CRA इज सेफ्टी नेट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, NDB भी ब्रिक्स का ही पार्ट है। व्हाट डज द टर्म जॉबलेस ग्रोथ मतलब? तो जॉबलेस ग्रोथ अ क्रिटिज्म ऑफ द रिफॉर्म्स मीन्स मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द इकोनॉमिक ग्रू बट नॉट इनफ इन न्यू जॉब्स वेर क्रिएटेड। इसका मतलब होता है कि जॉबलेस ग्रोथ मतलब, देखो ना, जॉबलेस से पता है मतलब जॉब ग्रोथ तो हो रहा है, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट वही है और बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर भी वेल्थ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट आता है वैसे तो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट चेंज वाज मेड टू द इंडियन रुपी इन 1990s टू हेल्प ग्लोबलाइजेशन? तो आपको पता होगा हम लोगों ने क्या लिया था, इट वाज मेड कन्वर्टिबल ऑन द करेंट अकाउंट, हमने ये किया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग डायरेक्ट अवॉइड भी कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मान लो इट वाज बैंड, ठीक है, इट वाज रिप्लेस बाय डॉलर, आपको पता है अभी भी रुपीज़ चल रहा है तो उस टाइम क्यों रिप्लेस किया होगा। इट वाज प्रिंटेड ऑन प्लास्टिक, ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है बट प्लास्टिक पे क्यों ही किया जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते थे यहाँ पर। और इसको 1994 में फुल्ली अडॉप्टेड किया गया था। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। तारापुर कमेटी देख लो आप लोग, ये रिकमेंड की थी रोड मैप फॉर द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की रोड मैप दी थी इन्होंने। इंटरिम बजट क्यों प्रेजेंट किया जाता है और किस स्पेसिफिक सिचुएशन में प्रेजेंट किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जब इलेक्शन का टाइम हो। ठीक है, इन इलेक्शन के टाइम पे इंटरिम बजट लाया जाता है, ताकि गवर्नमेंट जब तक कोई पार्टी बन नहीं जाती विनर, तब तक वो चलने के लिए, ठीक है, उस टाइम तक के लिए ये इंटरिम बजट लेके आया जाता है। और ये इंटरिम बजट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस आर्टिकल 116 के तहत रहता है। तो ये आर्टिकल भी आप लोग देख लो एक बार। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मेजर? तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन देखो, नाम से देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब हाउ इजिली कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर। अगर उसको अगर इलास्टिसिटी ऑफ मेजर सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि आप कितना जल्दी एक सामान से दूसरे सामान पे अपने आप को शिफ्ट कर लेते हो। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लो, ठीक है, यहाँ पर जब लिखा हूँ तो अच्छा ही होगा कुछ। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मेजर द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ टू गुड कंज्यूम्ड और फैक्टर यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। अब यहाँ पर हाई इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब जैसे गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट, मतलब जैसे पेप्सी वर्सेस कोक, ठीक है, लोग कुछ भी प्रीफर करके पी लेते हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं रहता है। अब जीरो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होती है, जैसे लेफ्ट शू राइट शू, लेफ्ट शू की जगह आप राइट शू नहीं लोगे, वहाँ पर लेफ्ट शू की ही जरूरत रहेगी। तो ऐसे हिसाब से बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इज कलेक्टिवली नोन एज, तो इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। कि फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन दो तीन ले चुके मैंने ही खुद ही। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी RBI बैंकिंग के लिए है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड्स कैन लीड टू विच इकोनॉमिक कंडीशंस? तो अगर डिमांड में अगर फॉल होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका डिफ्लेशन गैप देखने के लिए मिलेगा, डिफ्लेशनरी गैप। और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है, इट लीड टू इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड फॉल इन आउटपुट प्राइसेस। ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन देखने मिलेगा। और रिसेशन कब होता है, जब आपको प्राइसेस आपका गिरता हुआ ही दिखे 2 साल तक कंटिन्यूस। ठीक है, एक स्टैगफ्लेशन की बात करें, स्टैगफ्लेशन कहाँ क्या होता है, जहाँ पर आपका हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोनों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर स्टैगफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन पता है, स्टैगफ्लेशन देख लेना एक बार। और जैसे कि इन द 1970s ऑयल स्टॉक क्राइसिस, और ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बट एज अ पॉइंटर रखा है मैंने, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द 7th 5-year प्लान? तो 7th 5-year प्लान का बेस्ट आउटकम क्या था? द इकोनॉमिक रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट सरपासिंग द टारगेट। ठीक है, इसका बेस्ट डिस्क्राइब किया गया आउटकम, ठीक है, 7th 5-year प्लान का ये। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ओके, 5% टारगेट लिया किया था, लेकिन हमने 6.1% अचीव किया था। यहाँ पर इसका आप लोग को क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट, ये कि इसका जो थीम था वो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी था।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट वाज EOS 09 डिजाइन टू ऑपरेट इन EOS 09। इसको चाहिए तो स्पेस में भी डाल सकते थे, आई थिंक ये यहाँ पर ऐड हो गया, बट ठीक है देख लो। तो ऑर्बिट EOS 09 डिजाइन टू ऑपरेट इन, तो ये कहाँ पर डिज़ाइन किया गया ऑपरेट करने के लिए, तो आपका सन सिंक्रोनस पोलार ऑर्बिट के जगहों पर इसको ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, EOS 09 को। EOS क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, जिसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या क्या ऑपरेट किया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR इज ऑफ्टन कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये आपका IPR 1956, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, जहाँ पर सेकेंड 5 ईयर प्लान, महालनोबिस मॉडल आया था, इसके साथ साथ 3 शेड्यूल भी आए थे, शेड्यूल A B C, तो आप ये तीनों शेड्यूल देख लो। फिर उसके साथ साथ 3 हैवी इंडस्ट्री भी आया था रौलकेला में, ठीक है, दुर्गापुर और भिलाई में, ठीक है। और किसके साथ आया था वो भी देख लेना, जैसे रौलकेला आपका जर्मनी के साथ था, ठीक है, दुर्गापुर आपका UK के साथ था, और जो भिलाई था वो आपका रसिया के साथ था, ठीक है। To protect the interest of workers who might face job loss due to technological upgradation or closure of sick units, the government set up which fund in 1992। तो ये आपका नेशनल रिन्यूएबल फंड, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है डायरेक्ट आ सकता है और ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है। बात करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर की फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कौन से फोकस करता है कहाँ पर, द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो है मतलब बड़ा, अगर माइक्रो होता है तो हम लोग थोड़ा इंटरनल कंज्यूमर के ऊपर करते, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच लॉ वाज पास्ड इन 2003 टू मेक द गवर्नमेंट लीगली अकाउंटेबल फॉर इट्स फिजिकल डेफिसिट। तो इसके लिए FRBM पास किया गया, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये आई थिंक फेरा को रिप्लेस करके आया था, ठीक है, फेरा को रिप्लेस करके FRBM एक्ट आया था 2003 में। तो ये आपको याद रखना है, FRBM एक्ट 2003। इसके साथ साथ ये जो इसका क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसमें जो एम रहता था कि वो फिजिकल डेफिसिट करना है, तो 3% ऑफ GDP बाय 2008 ये एम किया गया था। अब NK सिंह कमेटी भी एक बार देख लो आप लोग, ये इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि FRBM एक्ट रिसेंटली ऑल्सो सजेस्टेड अ डेब्ट टू GDP रेशियो टारगेट 60% फॉर जनरल गवर्नमेंट, 40% फॉर सेंटर और 20% फॉर स्टेट्स, ओके। इसके साथ कुछ बताना था, आई थिंक जो हमारा एवरी ईयर टारगेट रहता है फिजिकल डेफिसिट गिराने का, 0.5% ऑफ GDP रहता है। What was the key focus of the rolling plan 1978-80 put forward by जनता गवर्नमेंट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस अबो। तो इसका क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अच्छा है, ठीक है, आप लोग में से, और मुझे खुद इसका आंसर उतना नहीं लगा था कि इसका आंसर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन में इसको आ जाता है ये। वाई वॉज द 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 वॉज कंसिडर सक्सेसफुल डिस्पाइट चैलेंजेस। तो क्यों हुआ था, क्योंकि मोस्ट टारगेट्स वेयर मेड एक्सेप्ट एग्रीकल्चर आउटपुट ड्यू टू फैमिन को छोड़ के ज़्यादा करके टारगेट अचीव कर लिए गए थे, इसलिए, ठीक है, इसके ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम हुए हैं। अदरवाइज अगर आप लोग और ऑप्शन देखो, द इकोनॉमिक फेज नो चैलेंजेस एंड ग्रेव इज एक्सपेक्टेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सीड एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ नहीं था। द प्लेन्स फोकस वॉज इंटायरली ऑन अर्बन डेवल, ठीक है, ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स आपको अवॉइड करना है। व्हाट वर द 3 एनुअल प्लान्स, ठीक है, जो कि ये हॉलीडे प्लान की बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 4th 5 ईयर प्लान। तो क्यों किया गया था, फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान एंड रुपी डिवेल्यूशन की वजह से। आपको पता होगा रुपी डिवेल्यूशन एक बार 1966 में हुआ, फिर उसको 1991 में भी किया गया। तो ये वाली क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आया क्वेश्चन, इन 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया GDP कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 13% टू वॉट। तो ये आपका 24.6% के आसपास किया गया था, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था, अदरवाइज से 24 से 25% करके आता है हमेशा अराउंड, ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का कौन सा पार्ट नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ये उसका टूल है, यहाँ पर देखो लिखा है। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या रहता है एक बार देख लो, गवर्नमेंट टैक्सेशन मतलब रेट्स, एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग और ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज, ओके।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है व्हाट वाज द वन ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो क्या था चैलेंजेस, तो आपको बता दूं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, इसकी वजह से हमें हैवी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करनी पड़ी थी। द हैवी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर स्टील प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रेन्ड इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व रैपिडली। ठीक है, ये देखो कारण था, अच्छा कारण दिया, एक्सप्लेनेशन अच्छा है इसका। दिस क्राइसिस लेड टू अ मोर कॉशियस अप्रोच एंड इवेंचुअल स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स हो गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3-4 रिपोर्ट्स मैंने डाल के रखा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हर एक क्वेश्चन आ रहे थे। WIPO हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, जैसे यहाँ पर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया, तो इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इसको रिलीज करती है। ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। बात करेंगे इंडिया का जो रैंक है डूइंग बिजनेस में, उसका रैंक कितना है, रैंक 63 था इन 2020 के रिपोर्ट में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। और आई थिंक क्वेश्चन बनने का यहाँ पर थोड़ा कारण भी सही दिया है। द वर्ल्ड बैंक डिसकंटिन्यूज दिस रिपोर्ट इन 2021 ड्यू टू डेटा इरेगुलरिटीज, इसलिए 2022-23 का करंट अफेयर्स बन जाता है। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फिनोमिना रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटफ्लो ऑफ अ सोर्स रीजन्स हाईली स्किल्ड लेबर। तो ये आपका ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, ये बहुत अच्छा, थोड़ा टफ और हार्ड लेवल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऑप्शंस की बात करें तो कर सकते थे, अदरवाइज तो नहीं होता है उस टाइम एग्जाम के टाइम, तो इसलिए इसको अच्छा क्वेश्चन में मैं इसको डाल रहा हूँ। ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, द इमिग्रेशन ऑफ हाईली ट्रेंड और इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ के कोई अच्छा पढ़ा लिखा हाईली माइंडेड पीपल जाके अमेरिका में काम करे, तो वहाँ की इकोनॉमी पे वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर देश जाकर पढ़ के आता है और फिर इंडिया में करता है काम और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, तो वहाँ पर इंडिया का फ़ायदा होता है। तो इसी चीज़ को ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन में क्या होता है, व्हेन स्किल प्रोफेशनल रिटर्न टू देयर होम कंट्री। ठीक है, मतलब जो सेकेंड वाला मैं बताया वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है। इन 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट इन इंडिया वाज डिफाइज एंड वन विथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख का होना चाहिए, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते थे 1950 में। लेकिन इसका MSME एक्ट 2020 और 2020 में जब रिवाइज हुआ, तो माइक्रो के लिए देखो क्या इन्वेस्टमेंट है, लेस देन 1 करोड़, और इसका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए, और स्मॉल में लेस देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, लार्ज इंडस्ट्री में आएगा, हैवी इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पब्लिशिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये आपका IEP हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ये भी। ठीक है, आई विल ड्रिंक अ लिटल वाटर। सब लोग 10 सेकेंड सांस ले लो। बस थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो इसके आगे हमारा जैसे कि नेक्स्ट, हु कॉइन द ब्रिक। तो ब्रिक टर्म आया था क्वेश्चन, तो किसने कॉइन किया था, तो ये आपका गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, ठीक है, कॉइन किया गया ब्रिक टर्म। ये एक इकोनॉमिक्स थे गोल्डमैन सैक, जो कि ब्रिक 2001 में किए थे, और इसका जो सबसे पहला ब्रिक का जो कॉन्फ्रेंस था वो कुछ यगन UY से कुछ नाम आता है, और ये रसिया में ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, वाई से कुछ टफ ही है, एज अ रशियन लैंग्वेज ही नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, BRD के लिए क्या बेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपका अ मिक्स ऑफ फाइनेंशियल, नेचुरल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़े इसके क्वेश्चंस के पैटर्न आप लोग को मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ कि अभी जो क्वेश्चंस बना रहा है उसके पूछने का तरीका कैसा चेंज हुआ। अब वो रोबोट नहीं बना रहा है, वो आपको अब थिंकिंग वाला बनाना चाहता है। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं, बट ये क्या है, अगर कोई कॉमन सेंस पर्सन जिनको थोड़ा इकोनॉमिक्स का आइडिया है, थोड़ा पॉजिटिविटी थॉट लेके चलते हैं। ठीक है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव देखना है, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ हो आप। ठीक है, ये मान के चलना है, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे और आपको नेगेटिव टर्म हटाना है हर जगह से, तो फिर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस उस प्रकार से पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन फॉर स्मॉल सेक्टर। तो ये रिजर्वेशन किस लिए था, तो इसमें क्या होता था कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ स्मॉल इंटरप्राइज ही प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, इसकी वजह से रिजर्वेशन फॉर स्मॉल सेक्टर आया था। 1990 के पहले ये था, अब तो ख़त्म हो गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अबीद हुसैन का मैंने आगे कवर किया है वैसे। व्हाट वाज द एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, MRTP। ठीक है, MRTP एक्ट 1969 का मेन एम क्या था, तो इसका एम था आपका कि प्रिवेंट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए MRTP एक्ट 1969 लेके आया गया था। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट, तो फिर लेटर इट वाज रिप्लेस बाय कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, इसको अब 2002 में रिप्लेस कर दिया और ये 2009 से इफेक्टिव भी है, बट आपको MRTP एक्ट 1969 भी पता होना चाहिए। बात करेंगे द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो कि 2021 से डिसकंटिन्यूज हो गया। उसको पहले ओरिजिनली कौन पब्लिश करता था, तो उसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, जो कि अब 2021 से बंद हो गया है। मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन पेपर 2021-22 वालों के लिए सही था, करंट अफेयर्स के। वेयर वाज द ब्रिक्स समिट इन हेल्ड 2009, तो 2009 में कहाँ पर हुआ था, ये तिरंगबर्ग रसिया में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है मुझे कमेंट कर देना, आई थिंक मेरा उससे और इसमें मेरा कंफ्यूज हो गया था, तो कोई होगा तो फटाक से गूगल करके मुझे बताएगा कि जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट था वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था, ठीक है, और कौन से ईयर में हुआ था, तो ईयर भी मुझे बता देना। ओके ओके, फर्स्ट समिट यहाँ पर, तो फर्स्ट समिट यही दिया है, येक्टेनबर्ग रसिया ऑन जून 16 2009 यहाँ पर दिया है। ओके, ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन करती है 2011 में, याद रखना, तब से ये ब्रिक्स हो गया है। विच कमिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR की बात किया जा रहा है, और फिर CRR है जिसका हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसके लिए नरसिम्हन कमेटी आई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस नहीं डालता तो भी अच्छा रहता। इन विच सेक्टर डिड द मूव टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, APM, देखो कितने टफ टफ हैं ये सब। डिसमेंटलिंग ऑकर्स फर्स्ट, तो ये किसके लिए था, पेट्रोलियम के लिए लाया गया था। ओके, तो ये 2002 से स्टार्ट हुआ था पेट्रोलियम सेक्टर में, जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो थी स्टॉप जो प्राइसिंग रखती थी पेट्रोल डीजल में, उसको बंद करके और मार्केट के हिसाब से कर सके, इसलिए APM लेके आया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। The concept incremental capital output ratio ICOR was central to what? तो it is central to Harrod Domer growth model used in plan formulation। सोचो, आपने सोचा भी था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि हैरोड डोमर मॉडल था एग्रीकल्चर वाला, उसमें ये करके इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो करके भी कुछ था, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, ये सब रिपीट भी हो सकता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, तो ये आपका है इंक्रीज सेविंग्स ड्यूरिंग अ रिसेशन डिपेंड्स द रिसेशन। जब आप रिसेशन के टाइम सेविंग करने लगते हो तो और रिसेशन बनाने लगता है, उसी को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग को बता दूं कि जो किनेसियन कॉन्सेप्ट है इसको जॉन मैंड्रेन किनेस लाए थे, ये तो नाम से ही आप लोग कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वही समझाया जो मैंने बताया अभी। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज कैपिटल अकाउंट, तो इंडिया के कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दिस आर यूनिलेटरल ट्रांसफर गिफ्ट मनी सेंड बाय एनआरआईज, दे आर पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, तो ये सब करेंट अकाउंट के पार्ट होते हैं, रेमिटेंस फ्रॉम बोर्ड ये सब, बाकी सब और कैपिटल अकाउंट्स जो कि रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन दैट चेंज एसेट्स और लाइबिलिटीज, एग्जांपल लोन्स, FDI, FPI, बैंकिंग कैपिटल, ये सब कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द राइज इन द रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या इसका इफेक्ट होगा, तो क्रेडिट बिकम टू बिजनेस अपॉन कॉस्टलियर। ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूँ, तो क्या होता है, जैसे कि रेपो रेट क्या कह रहा है, राइज होने से क्या होगा, अगर आप रेपो रेट बढ़ा दोगे तो इससे क्या होगा, बैंक लोगों को देने से अच्छा अपने सेफ जगह पर रखना चाहेगी, तो बैंक सारी जो बैंक्स हैं वो RBI को पैसा देंगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट यहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो जब पैसा कम हो जाएगा तो ये पैसा कम होगा, मतलब और जो बिजनेस जो लोगों को पैसा देना रहेगा वो लोग को कम मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से ये कॉस्टलियर भी हो जाएगा चीज़ें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय तारापुर कमेटी 1997, तो कौन सा था, तो ये आपका बेजल 3 एडॉप्शन रिकमेंड किया था, आई थिंक नहीं रिकमेंड किया था, मतलब इन्होंने रिकमेंड, ये बेसल 3 किसी और ने रिकमेंड किया था,
ठीक है, वॉज सेटअप टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, रिडक्शन इन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सब के लिए ये आया था तारापुर कमेटी। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स क्या होता है? दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। ठीक है, पब्लिक गुड्स ये होते हैं। तो ये अच्छे ऑप्शंस इसके थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लिया। प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल एंड राइवल होते हैं, जैसे कि चॉकलेट बार। वहीं पर जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लाइटिंग, और नॉन राइवल होते हैं जैसे कि नेशनल डिफेंस और एयर। व्हाट डज द क्राउडिंग आउट अकर? तो क्राउडिंग आउट अकर क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट अपने बोरोइंग के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है और वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ ज़्यादा है तो कौन वहाँ आना चाहेगा, तो सब भागने लगते हैं। एज पर द किनेसियन फ्रेमवर्क, जैसे मैंने हम लोग पीछे देखे भी, जॉन किनेसियन लाए इसको। अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट ड्यू टू, तो अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट कर सकता है? इनसफिशियंट एग्रीगेट डिमांड के टाइम पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। ऑप्शंस इसके अच्छे थे। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है? तो आपका ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल इसको रिलीज करती है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय, तो इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लैफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? कौन रिफॉर्म लेके आया था? तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के टाइम आया था लैफ, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। इसको 2000 में लाया गया था लेफ को। ठीक है, लेफ इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन 2000। बात करेंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। ठीक है, जो कि एनटीपी 1999 है। तो इस टाइम क्या सिग्निफिकेंट फीचर था? इंट्रोडक्शन ऑफ रिवेन्यू शेयरिंग लाइसेंसिंग। ठीक है, अब कैसा हुआ कि 1991 के पहले लाइसेंस शेयर करने नहीं मिलता था, बट जब नया टेलीकॉम पॉलिसी एनटीपी आया तो उसके टाइम के बाद से रिवेन्यू शेयरिंग लाइसेंसिंग होने लग गया। ठीक है, पैसा दे के आप लाइसेंस शेयर कर सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट नॉट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री? तो आपको पता है जब देश में हो और बाहर का ना हो, तो इसका साफ साफ आंसर है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है बाय फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री। ठीक है, जो फॉरेन कंपनी है अगर वो आपके कंट्री में आके प्रॉफिट जनरेट करी तो उससे आपका जीडीपी का फायदा होगा। ठीक है, जीएनपी वहाँ पर फायदा है, मतलब जीडीपी बढ़ेगा और जीएनपी वहाँ पर नहीं बढ़ेगा। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये आपका पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये सब आ चुका है, ये सब मैंने रिपोर्ट्स खुद से नहीं डाली, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये सब रिपोर्ट्स ले लिए हैं। तो रिपोर्ट्स देख लेना आप लोग, क्योंकि रिपोर्ट्स और भी अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे रिपोर्ट्स के क्वेश्चन तो एड ऑन किए हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पोस्ट 1991? तो ये आपका रागा रंजन कमेटी करती है। ठीक है, कि एफडीआई के लिए। ठीक है, इसका मैं बता रहा था, यही क्वेश्चंस के आगे है, दिया हुआ है रागा रंजन कमेटी का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर शॉर्ट में देख लो, नरसिम्हन बैंकिंग के लिए, कैलकर टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, और वाग्युल मनी मार्केट। ठीक है, वागुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो आपका कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो वो आपका आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एक्सेस इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो ओपन एक्सेस आपका नए वाले के टाइम आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो ये इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट फैक्ट पे है ये। ठीक है, ओपन एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली? तो ओलिगोपोली, मोनोपोली, जितने भी ये सब देख लेना टर्म्स, और मैंने लिए भी है, तो आप लोग ज़्यादा वो मत टेंशन मत लेना। तो ओलिगोपोली मतलब देखो यहाँ पर दिया है, जैसे ओलिगोपोली का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो यहाँ ध्यान ये देना आपको, नॉट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो इन्फाइनाइट सेलर्स वहाँ पर नहीं होते। ठीक है, ओलिगोपोली में क्या होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है, होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है, फ्यू लार्ज फर्म्स ही होते हैं। ठीक है, इन्फाइनाइट सेल्स तो आपका उसमें आता है जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, वहाँ पर इन्फाइनाइट सेलर्स रहते हैं, इन्फाइनाइट सेलर्स इज अ परफेक्ट कंपटीशन। इन शॉर्ट रन अ फर्म विल शट डाउन इफ,
शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म बंद हो जाएगी, क्यों? अगर उसका जो प्राइस है, ठीक है, वो कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से, जो कि इसको ऊपर भी देख लिए थे, ठीक है। क्वेश्चंस वापस ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताओ कि मैंने आपको ऊपर कौन से क्वेश्चन में इसको कवर कर चुका है, ठीक है। ये गलत है, तो कौन से क्वेश्चन नंबर में मैंने इसको कवर कर लिया है, मतलब सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछा था, ठीक है, थोड़ा उसको फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछा था, कुछ तो अच्छे लेवल पे पूछा था, और उसी क्वेश्चन को वापस पूछा। अगर आप वो क्वेश्चन देखते हो और ये जब 259 आया मान लो ये, तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपकी तरफ से वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चंस तो हमने कवर कर ही दिया है, ठीक है। और ऐसे आगे चल के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फंसेंगे, यही क्वेश्चन घुमा कर ही पूछेगा, सेम टू सेम कॉपी नहीं पूछेगा, बट घुमा कर वापस पूछेगा, जहाँ पर आंसर या तो कुछ इसका दिया होगा कि अगर प्राइस कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म क्या होगी, तो शट डाउन एज उसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है और याद भी रखना है चीज़ों को। तो शॉर्ट टर्म में फिलिप्स कर्व के बारे में पूछा है, तो फिलिप्स कर्व क्या होता है, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे विच इंस्टीट्यूशन वाज नॉट प्राइमरली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पोस्ट 1991, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, इस प्राइमरली अफेक्टेड नहीं हुई थी। तो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स टारगेट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, आरबीआई, नाबार्ड और पीएसबी, ओके। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया था, तो इसके बाद से चेंजेस हुआ होगा। इन विच ईयर वॉज द रुपी वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल एंड करेंट अकाउंट, तो ये आपको पता होगा 1994 में इसको फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन द करेंट अकाउंट पे कर दिया गया था, अगस्त 1994 टू बी स्पेसिफाइड। व्हाट डज द लेफर कर्व मीन्स, तो लेफर कर्व मतलब क्या होता है, तो लेफर कर्व इज टॉक्ड अबाउट देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइजेज रेवेन्यू, एक इष्टतम कर दर मौजूद है जो राजस्व को अधिकतम करती है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे लेफर कर्व देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टाइम और टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बारे में इसको सिंप्लीफाई करके बताया रहता है कि कैसे यहाँ पर, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए इससे क्या यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट मतलब इसकी ये बात कर रहा है, तो ऑप्टिमल पॉइंट देयर इज अ स्वीट स्पॉट टैक्स रेट दैट जनरेट्स द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। लेफर कर्व क्या कहता है, देखो जैसे मान लो कि आपने जैसे कि टैक्स रेट से रिवेन्यू कैसे होगी, मान लो ये रिवेन्यू है और आपका ये टैक्स रेट है, तो आप टैक्स बढ़ाओगे तो आपकी रिवेन्यू बढ़ेगी, टैक्स बढ़ाओगे रिवेन्यू बढ़ेगी, आप जितना टैक्स बढ़ाओगे रिवेन्यू बढ़ेगी, पर एक टाइम आने पर, ठीक है, ये स्वीट स्पॉट, ठीक है, ये कह रहा है जब ये स्वीट स्पॉट पे आ जाएगी तो इसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो ये ना वैल्यू गिरने लगती है, तो मतलब आप फिर टैक्स बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओगे, ठीक है, ये टैक्स रेट होगा और ये रिवेन्यू होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ से ऐसे गिरने लगी, ठीक है, तो टैक्स भी बढ़ाने का एक लिमिट होना चाहिए, वही हिसाब से आप बता रहे हो। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, तो सीआरआर में अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन बैंक्स लैंडेबल रिसोर्सेज, अगर सीआरआर कम हो गया मतलब जो बैंक है उसको आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा, तो जो बैंक है उनके पास पैसा ज़्यादा होगी तो वो लोग ज़्यादा लैंड करेंगे, ज़्यादा पैसा लोगों को बांटेंगे, ठीक है। अब पता है आपको जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से लोग बैंक के पास पैसा कम होता है और फिर पब्लिक को पैसा नहीं देती, फिर पब्लिक के पास पैसा नहीं रहता है, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इफ द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर आईएस कर्व, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है भी, इस वर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हाट, तो ये है आपका इनइफेक्टिव, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको देख लो एक बार। इनइफेक्टिव इज आईएस, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व इज इनइफेक्टिव व्हेन इट इज वर्टिकल इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, अगर ये वो वर्टिकल रहेगा तो ये इनइफेक्टिव, मतलब शायद इफेक्टिव होगी जब ये हॉरिजेंटल रहेगा, तो इट विल हैव अ जीरो इफेक्ट ऑन द आउटपुट इनकम, ठीक है, ये यहाँ पर देख लेना आप लोग एक्सप्लेनेशन, ओके। बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर इज यूज बाय यूएनडीपी टू कंपेयर द कंट्रीज इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम, ये सब देखा जाता है एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी रिलीज करती है, तो देख लिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज कर्व क्या मेजर करता है, तो आपका इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है, ठीक है, लॉरेंज कर्व, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉरेंज कर्व, ऊपर मैंने बताया था कि मैप दिया है, ठीक है, लॉरेंज का गिनी कोएफिशिएंट्स बताती है, ठीक है।
वाई वॉज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1965? तो 1965 में क्यों हुआ था? ताकि हम लोग जो भी हमारे पास बफर स्टॉक है और इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाया था, FCI 1965। ये आपको ईयर याद रखना है यहाँ से। Who among the following was the deputy chairman of the planning commission under 10 5-year plan? अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे दिल्ली पुलिस के ऊपर सारे क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ CPO के क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है अब CHSL के रहेंगे, 10-15 ही क्वेश्चन बचे हैं अब इस 10-15 में मैं आपको बता दूँ क्यों CHSL के सिर्फ 10-15 ही क्वेश्चन रह पाए, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुका है और मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका है, ठीक है। तो ये हो रहा है, इतने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये लेवल आप समझो मैचिंग का। Who among the following was the deputy chairman of the planning commission under the 10 5-year plan? तो 10वें 5-year plan में कौन था डेप्यूटी चेयरमैन? तो आपके कौन थे? KC पंत थे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन था उस टाइम। तो KC पंत सर्व एज द डेप्यूटी चेयरमैन ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल ईयर्स ऑफ दिस प्लान। ओके एवरीवन, बात करेंगे 10 5-year प्लान भी देख लेना आप लोग, 2002 से 7 तक था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नॉन टैरिफ मेजर? तो नॉन टैरिफ मेजर किसको किया जाता है? तो ये आपका हो गया एंटी डंपिंग मेजर्स, ठीक है, राइट है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मेंबर्स, ये भी राइट है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ठीक है। नॉन टैरिफ मेजर्स ये सब मेजर्स करती है, पॉलिसी मेजर्स करती है, जहाँ पर एंटी डंपिंग मेजर्स और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मेजर्स भी देखती है। अब देखो, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, जैसे कि सेफ्टी फॉर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ों को देखती है। और अगर एंटी डंपिंग की बात की जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, तो ये डिवाइड करती है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे कि मान लो चाइना का कोई सामान यहाँ पर आकर वो 5 रुपये में बेचा और हमारा यहाँ पर बनाने का ही खर्चा 8 रुपये है, तो हम लोग 5 रुपये में कैसे बेचेंगे? तो उस जगह एंटी डंपिंग ड्यूटीज रहती है और वहाँ पर NTF लगता है, नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है। तो उन पर टैरिफ लगे और उसका रेट ऑटोमेटिकली 10 के ऊपर हो जाएगा। Following the industrial policy of the India, the government has set up a special board is known as Foreign Investment Promotion Board। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट और एक इंस्टीट्यूशन बेसिस पर है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1991। अब जैसे कि करंट स्टेटस देख लो, जो FIB है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोर्ड, वॉज एबॉलिश इन 2017 टू फर्दर इज द FDI रिजिम, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अब 2017 में इसको बंद भी कर दिया गया है, ठीक है, एबॉलिश कर दिया गया है। चाइल्ड बजटिंग वॉज द फर्स्ट टाइम अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो चाइल्ड बजटिंग सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने कब अडोप्ट किया था? तो आपका अडोप्ट किया था 2008 और 9 में। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, मतलब FRBM एक्ट 2003 की बात कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर ही बात कर ली है। तो यहाँ पर द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेड बिफोर द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा, ये RBI का है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने मतलब इस PDF में हम लोग ऊपर देखा जाए तो इसको कवर कर चुके हैं। फेरा को हटा के FRBM आया है, ये याद रखना थोड़ा सा। ये भी देखा जाए तो हम लोग ने शायद कर चुका है। पब्लिक गुड्स में नॉन राइवलरस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो इट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन यूज डजन रिड्यूस अनदर यूज, उसको नॉन राइवलरस बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग हो गई आपकी, ठीक है, एक के यूज करने से दूसरे को कमी नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको नॉन राइवलरस में डालते हैं। बात करेंगे पब्लिक का नॉन रिलेवस नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ऊपर मैंने बताया, और जो प्राइवेट का होता है, ठीक है, प्राइवेट में एक्सक्लूडेबल और रिलेवस होता है। बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक, इफ डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू एडेड टू ऑब्टेन द नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड के लिए क्या करना पड़ता है? तो डिप्रेसिएशन हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब घटाओगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला देख लो, ग्रॉस वैल्यू माइनस डिप्रेसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉल्ड लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर? तो ये आपका हुआ था मई 1992 में, ठीक है। डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था, LERMS, ठीक है, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस एज अ ट्रांजिशनल सिस्टम। डुअल रेट में क्या होता था? 40% ऑफ फॉरेन अर्निंग्स हैड टू सरेंडर एट एन ऑफिशियल रेट, सरेंडर करना पड़ेगा इसको ऑफिशियल रेट पे, फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक ऑयल, वाइल द रिमेनिंग 60% जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट पे, ठीक है। और ये जो यूनिफाइड रेट था, ये आपका यूनिफाइड हुआ था कब? 1993 में, फुल फ्लोट ऑन ट्रेड अकाउंट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो इन अ कंटेक्स्ट ऑफ वियर एंड टीयर इन प्रोडक्शन प्रोसेस द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज सेम एज व्हाट, तो ये डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के रिप्लेसमेंट में एज अ सेम होता है ये। बात करेंगे नेक्स्ट द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है फिर से FRBM आ गया, हाँ बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाया अपन। तो यहाँ पर बोला है कि FRBM जो एक्ट है ये रिक्वायर करता है रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट बाय व्हाट, तो रेवेन्यू डेफिसिट में एवरी ईयर 0.5% ऑफ GDP होना चाहिए, इसके लिए FRBM एक्ट 2003 लेके आया गया है। तो ये आपको 0.5% याद रखना है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर ये बात किया है आपका रेवेन्यू डिफिसिट की, तो ये की पॉइंट देखो। और अगर फिजिकल डेफिसिट की बात किया जाए तो रेड्यूस बाय 0.3% ऑफ GDP एवरी ईयर टू रीच 3% ऑफ GDP, टारगेट है 3% ऑफ GDP पहुंचने का फिजिकल डेफिसिट हमारा, ये याद रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट पे। द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान में इसको लेके आया गया था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1974 to 79 था। द पीरियड इज डैश फ्रॉम रिफर टू पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, ठीक है, तो कौन से पीरियड को स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज कहा जाता था, तो 1901 से 21 को स्टैग्नेंट और स्टैग्नरी फेज कहा जाता था। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी, टू टैक्स का हमने देख लिया है, कौन है ये, राजा जी चेलिया, ठीक है, चालान कटेगी, राजा जी हैं, टैक्स भरना है, तो इसलिए चेलिया कमेटी कवर्ड है हमारा ये भी, ठीक है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट ठीक है 110 क्वेश्चन होंगे बस मुझे लगता है, अगर श्योर लूँ, कॉपी जो एक दो हुए उसको हटाकर। द डिकेट्स डैश आर रिफर्स टू एज अ पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमारा था 1921 से 51 जहाँ पर स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। फिर इसके बाद 1951 से क्या हो गया था, एक्सपांशनरी ग्रोथ हुआ था, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपांशन, देखो, ठीक है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म विच इंट्रोड्यूस इन 1991, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था फॉरेन बैंक्स में वो कहाँ कितना कर दिया गया था, तो आपका 74% कर दिया था एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, 74% याद रखना। 1997 में कमेटी आई थी रिपोर्ट ऑन स्मॉल इंटरप्राइजेस प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल रोडमैप फॉर दिस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, तो आपका अबीद हुसैन लेके आए थे, इसका मैंने बताया था आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अबीद हुसैन की जो कमेटी थी 1997 में, ये आइडियली थी, दिस इज द कमेटी ऑन स्मॉल इंटरप्राइजेस। यहाँ पर मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो अबीद हुसैन कमेटी 1997 की वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए आई थी, ठीक है, और जो रिकमेंड की थी डी रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन इनका हटाओ, तभी से जो पहले आपको पता होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए था कि कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से स्मॉल इंटरप्राइज ही बेचे, तो 1997 के बाद उसको फिर बंद कर दिया गया था। 1991 में रुपी वॉज डीवैल्यूड इन 2 स्टेजेस एंड द क्यूमुलेटिव डेवलेशन वॉज अबाउट %, इन USD टर्म्स, तो आपका 18%, ठीक है, 18% के आसपास इसको डीवैल्यूड किया गया था 1991 में रुपी को, ठीक है। थोड़ा सा और बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। इन इंडिया जेंडर बजट, in India's gender budget, dash provision includes schemes where the budgetary allocation for women and girls below 30% of the, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे तो समझा भी नहीं था। तो इंडिया में जो जेंडर बजट होता है, ठीक है, ये होता है पार्ट सी आपका, जो कि इंक्लूड करता है स्कीम जहाँ पर बजटरी एलोकेशन होता है वुमेन्स और गर्ल्स को, ठीक है। और यहाँ पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखना है। पार्ट ए होते हैं जिसमें 100% एलोकेशन फॉर वुमेन होता है, पार्ट बी में एटलीस्ट 30% एलोकेशन फॉर वुमेन होता है, और जो पार्ट सी होता है उसमें 30% के नीचे वालों को एलोकेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, ABC जेंडर बजटिंग। द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारा 1965 में हुआ था, ठीक है। ये आपका कांडला एक्सपोर्ट जोन है जो कि गुजरात में। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज सेटअप इन कांडला गुजरात इन 1965, ओके एवरीवन। दिस वेयर लेटर कन्वर्टेड इनटू SEZs, हाँ ठीक है, ठीक है, कवर्ड है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो अच्छा है। द रिजर्व बैंक हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ऑम्बर्समैन स्कीम इन विच ईयर, तो ये आपका 1995 में आया था, ठीक है। फिर 1996 से इफेक्टिव है, लेकिन इसका आंसर आप 1995 मार्क करना है क्योंकि SSC भी 1995 इसको मानी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग देखोगे तो जैसे हमारा तो लेक्चर इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया, बट जाते जाते मैं आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले इसका जो PDF है, ठीक है, ये जो PDF है इसका,
मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये आपका जो लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल, और ये PDF आपको वहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी लेके आऊँगा, नहीं ज्योग्राफी या तो स्टैटिक जीके, तो इसके लिए भी मुझे कमेंट कर दो, अदरवाइज मैं ये दोनों में से कोई एक लेके आऊँगा। ठीक है, स्टैटिक जीके में मुझे लगता है 200 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रखने ही पड़ेंगे, ताकि ठीक है मुझे, क्योंकि ब्लफ नहीं करना है, मैं मतलब चाहता हूँ कि जितना जरूरी एटलीस्ट पढ़ो यार, 100 क्वेश्चन ही नहीं 200 क्वेश्चन भी रहे लेकिन पढ़ो उसको। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ही मैं टॉप 2 क्या 300 क्वेश्चन भी रख सकता था, और मेरे पास टॉप 300 की PDF भी, अगर आपको वो PDF चाहिए 300 MCQs के, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो, उसका मैं डायरेक्ट PDF दे दूंगा, चाहिए तो आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर टॉप 100 इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है। अब आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स जो भी हो जाते हैं वो आप ऑलरेडी PYQ से बहुत जगह कवर किया होगा आपने, कुछ नहीं तो 10-15 मॉक तो दिए ही होंगे। ठीक है, कितने बार PYQ क्वेश्चन लगाए होंगे, कितने बार आपने कहीं ना कहीं रिसोर्स से पढ़े होंगे, सोर्सेज से पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपके बेसिक इकोनॉमिक्स कवर होंगे। इस PDF में टॉप 100 में क्या क्या था मैंने ऊपर भी बताया, और आपने देखा भी होगा पूरे PDF में। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहाँ से आया तो आपको फंसना चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि ये कुछ न्यू क्वेश्चन है, ये 2 काम करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये होने के बाद ये PDF एक बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद जो भी मैंने बोला बेसिक PDF, तो उसके लिए आप लोग चाहिए तो कोई भी शिफ्ट की कंपाइलेशन पढ़ लेना, दिल्ली पुलिस या एनीथिंग, अगर ठीक है, अदरवाइज आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ो। मैं कहता हूँ ये भी बहुत इनफ है अगर आपका बेसिक्स इकोनॉमिक्स में कवर है, अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स में लगा लेते हो। अब जैसे मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछूं कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपका FYP कवर होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में FYP बहुत ज़्यादा आता है। आपको 1991 डीप में पता होना चाहिए, डीप इन द सेंस LPG पता होना चाहिए, रिफॉर्म पता होना चाहिए। इस टाइम PM कौन था, PV नरसिम्हा राव PM थे इस टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन कौन था और इसका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो इस टाइम मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, फिर इसके बाद रोलिंग प्लान, 5 ईयर प्लान, ये सब तो मैंने कवर कर दिया। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स में और आपको डिमांड सप्लाई भी पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने कर्व व्यू वाले भी तो क्वेश्चंस बहुत सारे करवा ही दिए। ठीक है, और करंट अफेयर से अगर कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं जो कि मैंने करंट अफेयर वीडियोस में भी कवर किए, वो थोड़े से हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका सारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहीं में से ही फंसेंगे, और इन्हीं के मैंने देखो दिल्ली पुलिस भी क्वेश्चन देख लिया, सीजन में थोड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं लिए, नहीं तो मैं बताऊँ कि कितने सारे क्वेश्चन है सेम से आ रहा है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब मैं आप लोग को क्या बताऊं कि GDP का फुल फॉर्म 3 बार पूछ ले रहे हैं, वो लोग पूछ ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर, मान लो टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ये कौन से सर्विस सेक्टर में आते हैं, ये 4 बार क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को खुद से करना है भाई, ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो मैंने इस PDF में आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। ठीक है एवरीवन, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो 100 लाइक्स डकाते हैं इस वीडियो में, और जितने लोग भी है चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग और अच्छे वीडियोस और PDF लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।